वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक तमिल हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अष्टकर्मा। कहानी लंबी है तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि एक बंदा किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। मतलब ब्लैक मैजिक करने के कुछ सामान लाकर ऐसे रिचुअल्स करते रहता है। दूसरे सीन में एक बाबा को दिखाया जाता है। तभी इस बाबा के असिस्टेंट को कोई बंदा कॉल करके कहने लगता है कि मुझे बाबा जी का अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं मेरे दादाजी की आत्मा से बात करना चाहता हूँ। उस बाबा की असिस्टेंट कहने लगती है कि बाबा एक दिन में सिर्फ 5 ही आत्माओं से बात करते हैं। पहले आप 5000 सेंड करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। 8 या 10 दिनों के बाद आप बाबा जी के पास आ सकते हो। खैर थोड़ी देर के बाद इस बाबा के पास एक बंदी आती है। कहने लगती है कि बाबा जी कुछ दिनों पहले मेरे पति ने आत्महत्या कर लिया। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम सी नहीं थी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति सुसाइड क्यों किया। तो वो बाबा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हुए अपने सामने कोई चीज रखी होती है उस पर हाथ रखने लगता है। विदिन सेकेंड में उस बाबा के बॉडी में उस लड़की का हस्बैंड की आत्मा आती है। कहने लगता है कि जब मैं नाइट ड्यूटी करके वापस घर पर आया तो तुम हमारे ड्राइवर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। इसी सदमे की वजह से मैं आत्महत्या कर लिया। यह सुनने के बाद वो लड़की डर के मारे शॉक में रहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इस बाबा के पास एक अंधा बंदा और एक औरत आती है। एक्चुअली इस औरत के बेटे का एक्सीडेंट हुआ होता है। इसी के बारे में जानने के लिए ये इस बाबा के पास आती है। ये बाबा सेम उसी चीज पर हाथ रखने पर उस बच्चे की आत्मा इस बाबा के शरीर में आकर उस औरत से बात करने लगती है। उस बच्चे की आत्मा अपनी माँ को देखकर बहुत रोने लगता है कि माँ माँ। इसी दरमियान में हमको ये बात पता चलती है कि वो अंधा बंदा हिडन कैमरा से ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है और एक्चुअली ये कोई अंधा बंदा नहीं होता। इस बाबा के कान में एक ईयरफोन होता है। उसको निकाल कर जब बगल वाले कमरे में जाता है तो उस कमरे में इस बाबा की बहुत बड़ी टीम होती है। तभी ये बंदा, इस बंदे का नाम होता है अर्जुन, फेसबुक ओपन करके इसी के बारे में लाइव करने लगता है। इस ढोंगी बाबा का पर्दा फॉश करने लगता है सारी दुनिया के सामने। पहले ये बाबा अपॉइंटमेंट के नाम से 5000 रुपए लेता है और 10 दिन का टाइम मांगता है, क्योंकि इस 10 दिन के अंदर इस बाबा की टीम उस बंदे के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेती है। जब वो लोग दोबारा इस बाबा के पास आते हैं तो ये बाबा नाटक करने लगता है कि इसके शरीर में उनकी आत्मा आ चुकी है। बाद में ये बाबा गुस्से में आकर अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि आखिरकार यह बंदा है कौन। इसकी असिस्टेंट कहने लगती है कि इसका नाम अर्जुन है, एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है ये। बाबा कहने लगता है कि फटाफट से इसके घर के बारे में पता करो, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरे सीन में अर्जुन की बीवी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। अर्जुन की बीवी दोबारा प्रेग्नेंट होती है। बच्ची पूछने लगती है कि माँ पापा कब तक आएंगे। अर्जुन की बीवी कहने लगती है, अरे बेटा पापा को आने में और थोड़ा लेट होगा, तुम मेरा फोन चार्जिंग पर रखकर सो जाओ। तो अर्जुन की बेटी उसी तरह से फोन चार्जिंग पर रखकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन की बीवी को पेन स्टार्ट होने लगते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। उसी वक्त घर की लाइट भी चली जाती है। जब अर्जुन की बीवी मोमबत्ती जलाने ही वाली होती है तो तभी इसके घर में एक अनजान बंदा घुसकर घर के वॉचमैन को मार देता है। ये देखने के बाद अर्जुन की बीवी फटाफट से किसी जगह पर जाकर छुप जाती है और शायद वो अनजान बंदा अर्जुन की बीवी को ढूंढ रहा होता है। इसी दरमियान में अर्जुन की बीवी अपने हाथ में चाकू लेकर अपनी बेटी को भी अपने पास ला लेती है कि कहीं वो बंदा इसकी बेटी को ना मार दे। थोड़ी देर के बाद घर की लाइट आ जाती है, लेकिन वो अनजान बंदा उसी घर में होता है। उसी वक्त खुद अर्जुन अपनी बीवी और बेटी को मार देता है। दूसरे सीन में दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और एक्चुअली अर्जुन दिव्या के साथ हिप्नोटाइज किया होता है और अब तक जो भी घटनाएं हुई वो सब कुछ दिव्या का इमेजिनेशन था। अर्जुन के पास मेघा नाम की एक असिस्टेंट काम करती रहती है। इन्हीं कैरेक्टर्स को देखकर दिव्या ने एक स्टोरी इमेजिनेशन किया था। खैर दिव्या अर्जुन से कहने लगती है कि मुझे आपके पास ट्रीटमेंट नहीं करवाना। जाते जाते मेघा से कहने लगती है कि आप थोड़ा केयरफुल रहिए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मेघा अर्जुन से पूछने लगती है कि वो दिव्या तो आपसे ट्रीटमेंट नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। अर्जुन मेघा को दिव्या के केस के बारे में डिटेल से बताने लगता है। कुछ महीनों पहले तक भी दिव्या और उसकी फैमिली की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, लेकिन कुछ दिनों से दिव्या बहुत ही टेंस में होने लगी। दिव्या का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ, जो एक गूंगा होता है। सिद्धार्थ के पास एक जबरदस्त टैलेंट होता है, बहुत ही अच्छे वाले स्केचेस बनाता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि सिद्धार्थ जिस भी स्केच में रेड कलर इस्तेमाल करता है वो घटना जरूर पेश आती है।
इसी बात को लेकर दिव्या हमेशा टेंस में होती है कि सिद्धार्थ आज किसकी डायग्राम ड्रॉ की है। दिव्या यही सारे स्केचेस अपने हस्बैंड को दिखाने लगती है कि ये देखो हमारे बेटे ने एक स्केच ड्रॉ किया जिसमें एक कार एक कुत्ते को मार दिया, एक्शन कर दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले ही ऐसी एक घटना पेश आई थी। दिव्या का हस्बैंड कहने लगता है कि अरे ये तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना। दिव्या एक और इंसिडेंट बताने लगती है कि लास्ट वीक सिद्धार्थ के टीचर ने सिद्धार्थ को डांटा था। बाद में सिद्धार्थ अपने घर पर आकर अपने मैम की स्केच ड्रॉ की जिसमें उसकी मैम का एक्सीडेंट होकर उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। इस तरह से वो वाली स्केच भी दिखाने लगती है। आज के बाद से हमारा बेटा एक भी स्केच ड्रॉ नहीं करेगा। इस तरह से सिद्धार्थ के पास से सारे स्केच बुक्स निकालकर अलमारी में रख देती है, लॉक कर देती है। दूसरे दिन दिव्या का हस्बैंड अपने ऑफिस पर जाते हुए सिद्धार्थ को टाटा बाय बाय बोलने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ अपने पापा से ढंग से बात ही नहीं करता। दिव्या कहने लगती है कि बहुत दिनों से हम बाहर नहीं गए, इसलिए सिद्धार्थ गुस्सा है। दिव्या का हस्बैंड कहने लगता है, अरे यार आज तो मुझे ऑफिस में बहुत ही जरूरी काम है, एक काम करता हूँ शाम में जल्दी घर वापस आ जाता हूँ, तब हम बाहर चलेंगे। लेकिन सिद्धार्थ को ये बात भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहुत गुस्सा करने लगता है अपने पापा के ऊपर। दिव्या सोचने लगती है कि सिद्धार्थ अपने पापा के ऊपर इतना गुस्सा क्यों है। क्या इसने दोबारा कोई स्केच ड्रॉ की। इस तरह से अलमारी ओपन करके स्केच बुक्स को चेक करने लगती है। इसमें श्वेता के नाम से एक किताब होती है। स्केचेस को देखने पर दिव्या को ये बात पता चलती है कि इसके हस्बैंड का अफेयर श्वेता नाम की एक लड़की के साथ है। जब भी दिव्या अपने घर में मौजूद नहीं होती तो दिव्या का हस्बैंड श्वेता को अपने घर पर लाकर इसके साथ कांडवान करता। ये जानने के बाद दिव्या बहुत रोने लगती है और एक्चुअली अभी भी दिव्या का हस्बैंड ऑफिस के नाम पर उस श्वेता के घर पर जाकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। उसी वक्त दिव्या का बेटा कुछ और स्केचेस को ड्रॉ करने लगता है और उन स्केचेस को देखने के बाद दिव्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब दिव्या का हस्बैंड और श्वेता कांड कर रहे होते हैं, मतलब एक साथ उनके घर में मौजूद होते हैं, तो तभी घर पर श्वेता का हस्बैंड आकर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। एक गन लेकर श्वेता और दिव्या के हस्बैंड को मार देता है। ऐसा ही स्केच ड्रॉ किया होता है सिद्धार्थ ने। प्रेजेंट डे पर अर्जुन मेघा से कहने लगता है कि मैंने दिव्या के केस को इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन दिव्या की लाइफ में ऐसी कोई घटना पेश ही नहीं आई थी। मतलब सिद्धार्थ ने अपने किताबों में कुत्ता और अपने टीचर की स्केचेस को तो ड्रॉ किया था, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई घटना पेश ही नहीं आई। सिद्धार्थ के स्केचेस को देखने के बाद दिव्या ने ऐसा इमेजिनेशन किया था। मेघा पूछने लगती है तो फिर दिव्या के हस्बैंड के अफेयर के बारे में क्या हुआ। अर्जुन कहने लगता है कि यहाँ पर एक ट्विस्ट है। दिव्या के हस्बैंड का अफेयर तो जरूर था, उसी तरह दिव्या के हस्बैंड के साथ जो हुआ वो भी सच ही था। सिद्धार्थ ने अपने पापा और श्वेता की स्केचेस को ड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि छोटे बच्चे को अफेयर और कांडवान के बारे में क्या पता होता है। दिव्या ने ऐसा इमेजिनेशन किया था। दिव्या एक बहुत ही अजीब की बीमारी से जूझ रही है। ना होने वाली चीज को इमेजिनेशन कर लेती है ये। दिव्या के दिमाग के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसी की वजह से ये अपने इल्यूजन में जी रही है। मेघा पूछने लगती है तो फिर दिव्या जाते जाते मुझे केयरफुल रहने के लिए क्यों कहा। अर्जुन कहने लगता है कि एक्चुअली दिव्या को एक सपना आया था कि एक पति ने अपने फैमिली को ही मार दिया, तो दिव्या अपने उस कहानी में हम दोनों के चेहरे इमेजिन किया। खैर दूसरे दिन किसी टीवी न्यूज चैनल पर एक रियलिटी शो चल रहा होता है। इस शो में एक तरफ साधु और बाबा बैठे होते हैं और दूसरी तरफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स। आज के शो का कंटेंट ये है, क्या सच में दुनिया के अंदर भूत और आत्मा होती है या नहीं। तो एक बाबा कहने लगता है कि जिस घर में किसी की बुरी आत्मा होती है, भगवान के सामने रखा हुआ दिया नहीं जलता और इसी तरह उस घर में बेवजह मुश्किलात बढ़ती जाती है। जब जब घर वालों को घर के अंदर किसी का होने का एहसास भी होने लगता है, अजीब की बदबू भी आती है। एंकर इसी के बारे में डॉक्टर से पूछने लगती है कि इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। एक डॉक्टर कहने लगती है कि अगर घर वाले टॉयलेट साफ नहीं करेंगे तो बदबू नहीं तो क्या खुशबू आएगी। एक और डॉक्टर कहने लगता है कि दुनिया में भूत वगैरह कोई चीज है ही नहीं, ये सब कुछ ढोंगी बाबाओं का खेल है। तभी एक बाबा कहने लगता है कि आज मैं इसी शो में आप लोगों के सामने एक आत्माओं को दिखाऊंगा। इस तरह से उसी डॉक्टर को बुलाने लगता है, तो ये डॉक्टर भी चैलेंज एक्सेप्ट करके उस बाबा के सामने आ खड़ेता है। बाद में वो बाबा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हुए इस डॉक्टर के माथे पर अपना हाथ रखने लगता है। तो उसी वक्त ये डॉक्टर इस बाबा के वश में आ जाता है। इस बाबा की बात को ही मानने लगता है। आगे जाओ, पीछे जाओ, वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। ये देखकर सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। वो बाबा कहने लगता है कि अभी भी किसी को शक है तो मेरे सामने आ सकता है। तो इस बार अर्जुन इस बाबा के सामने आता है, कहने लगता है कि मुझ पर अपना जादू चलाओ। तो बाबा उसी तरह से मंत्र वगैरह पढ़ते हुए जब अर्जुन के माथे पर अपना हाथ रखने ही वाला होता है,
तो अर्जुन इसका ही हाथ उस बाबा के माथे पर रखने पर यह बाबा अर्जुन के कब्जे में आ जाता है। अर्जुन की बातों को मानने लगता है। सामने जाओ, पीछे जाओ, वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। एंकर शॉक में रहकर पूछने लगती है, अरे डॉक्टर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अर्जुन सारे लोगों को एक पाउडर दिखाने लगता है। कहने लगता है कि दिस इज वन टाइप ऑफ ड्रग जो अफ्रीका में मिलता है। जब कोई भी बंदा इस पाउडर का स्मेल सूंघता है तो ये मदहोश हो जाता है, सामने वाली बातों को मानने लगता है। इसी का फायदा उठाते हैं ये ढोंगी बाबा। लोगों को यकीन दिलाकर अपना बिजनेस चलाते हैं कि दुनिया में भूत प्रेत है। तभी एक बाबा कहने लगता है कि अगर कोई एक डॉक्टर गलती करेगा तो हम सारे डॉक्टर्स पर ब्लेम नहीं करते। सेम उसी तरह से एक बाबा ढोंगी होने पर सारे बाबा ढोंगी नहीं होते। दुनिया में इंसान के परे काफी सारी चीजें हैं। मेघा पूछने लगती है, तो बाबा जी आप क्या करते हो? वो बाबा कहने लगता है कि मैं ब्लैक मैजिक आत्माओं के ऊपर काम करता हूँ। चाहे तो मैं किसी पर भी ब्लैक मैजिक कर सकता हूँ और उसी तरह किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक की गई हो उस ब्लैक मैजिक को हटा भी सकता हूँ। एंकर कहने लगती है, ठीक है, हमने बहुत कुछ बातें सुन ली, अब हमारे शो के गेस्ट को बुलाते हैं। इस तरह से शिव कुमार नाम के एक बंदे को शो पर इनवाइट करती है। कहने लगती है कि शिव कुमार पहले डॉक्टर थे लेकिन बाद में आत्माओं के ऊपर रिसर्च करके अब एक स्पिरिचुअल गुरु बन चुके हैं। चलिए इन्हीं से सच जानते हैं। शिव कुमार कहने लगता है कि मैंने दोनों तरफ के डिबेट्स को सुना और आप लोग आपकी जगह पर सही हो। मैं पहले एक डॉक्टर था लेकिन बाद में जब इन आत्माओं के बारे में रिसर्च करने लगा तो मुझे काफी सारी चीजें पता लगी। यह सब कुछ एक एनर्जी का खेल है और इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। तभी वो टकला बाबा कहने लगता है, अरे सर छोड़िए इनको, अगर आप प्रूफ भी दिखाएंगे तो ये लोग नहीं मानने वाले। अर्जुन कहने लगता है कि अगर कोई बात सच है तो इसके लिए प्रूफ मांगना कोई गलत बात तो है नहीं। वो बाबा कहने लगता है कि मैं एक भूतिया घर को जानता हूँ, अगर तुम उस घर में सारा दिन रहोगे तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। अर्जुन भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। सो दूसरे दिन वो बाबा अर्जुन और मेघा को उस भूतिया घर के पास ले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ये बात पता चलती है कि इस घर को ताला लगा हुआ है। बाबा कहने लगता है कि घर के ओनर्स यहाँ पर नहीं रहते, दूसरी जगह पर रहते हैं। घर में रहने के लिए उनका परमिशन चाहिए। इस तरह से उनका एड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन अर्जुन और मेघा उस घर के ओनर्स के पास जाते हैं। शॉकिंगली इस घर में इन दोनों को दिव्या नजर आती है। अर्जुन पूछने लगता है, अरे दिव्या, क्या ये तुम्हारा घर है? दिव्या कहने लगती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने ऑलरेडी बता दिया ना कि मुझे आपसे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मेघा कहने लगती है कि हम उसके बारे में नहीं आए हैं, तुम लोगों का एक और घर है ना, उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। दिव्या कहने लगती है कि उस घर के बारे में आप दोनों क्या जानना चाहते हो? उसी घर की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेघा कहने लगती है कि हमने एक रियलिटी शो में एक बाबा से चैलेंज लिया उस घर में रहने का। दिव्या कहने लगती है, नहीं, मैं उस घर की चाबियां किसी को नहीं दूंगी, आप यहाँ से जा सकते हो। इस तरह से जब ये दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो तभी मेघा दिव्या से उसके बेटे के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा बेटा तो नजर नहीं आ रहा। तो दिव्या इन दोनों को एक कमरे में ले जाकर कोई चीज को दिखाने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक रात सिद्धार्थ अपनी नींद से जाकर कोई स्केच को ड्रॉ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद दिव्या अपनी नींद से जाकर सिद्धार्थ को ढूंढने लगती है। वो कहीं पर भी नजर ही नहीं आता। घर के बाहर जाकर ढूंढने पर एक भिखारी कहने लगता है, अरे तुम्हारा बच्चा तो इस और गया। दिव्या फटाफट से अपनी कार लेकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। एट द सेम टाइम घर में दिव्या की माँ भी दिव्या और सिद्धार्थ को ढूंढते हुए जब सिद्धार्थ के कमरे में आती है तो उसके स्केच को देखकर ये शॉक में रह जाती है। इसी के बारे में बताने के लिए दिव्या की माँ फटाफट से दिव्या को कॉल करने लगती है। इसी फोन के चक्कर में दिव्या किसी को ठोक देती है, एक्सीडेंट कर देती है। शॉकिंगली गाड़ी के नीचे खुद दिव्या का बेटा ही होता है और ऐसा ही स्केच सिद्धार्थ ने ड्रॉ किया था कि आज सिद्धार्थ का एक्सीडेंट होने वाला है, खुद इसकी माँ इसको मार देगी। तो स्केच देखने के बाद अर्जुन और मेघा भी शॉक में रह जाते हैं। बाद में ये दोनों इसी के बारे में सोचते हुए जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी रास्ते में इनको एक मरा हुआ कुत्ता नजर आता है। मतलब एक कार ने इस कुत्ते को मार दिया। ये देखकर मेघा फटाफट से अर्जुन का फोन लेकर सिद्धार्थ के टीचर को कॉल करने पर इसको ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले ही सिद्धार्थ की टीचर का एक्सीडेंट हुआ। इन दोनों को दिव्या की बातें ही याद आती है। सिद्धार्थ के स्केचेस सच हुई। अर्जुन और मेघा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी के बारे में जानने के लिए ये दोनों दोबारा उस बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा कहने लगता है कि एक्चुअली मैं आत्माओं पर रिसर्च करने के लिए उस घर को कुछ दिनों तक रेंट पर लिया था,
लेकिन उस घर में मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं पेश आने लगी। उसी घर में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसी एक्सीडेंट की वजह से मैंने अपनी एक आंख खो दी। मैंने उस घर को छोड़ दिया। इसके कुछ दिनों के बाद मेरे पास कार्तिक नाम का एक हॉरर फिल्म डायरेक्टर आया था। ये कार्तिक अपने हॉरर स्टोरीज को लिखने के लिए इस बाबा के पास आया करता था, मदद मांगता था। एक दिन कार्तिक बाबा के पास आकर कहने लगता है कि बाबा जी, मैं एक हॉरर कहानी को लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि उसका एंडिंग कैसे करूँ, इसलिए 1 हफ्तों तक मुझे आपका वो भूत बंगला चाहिए। बाबा कहने लगता है कि देखो कार्तिक, उस घर में बहुत बड़ा रिस्क है। कार्तिक रिक्वेस्ट करने लगता है कि बाबा जी, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, कहानी खत्म होने के बाद मैं वहाँ से चला आऊँगा। बाबा जी कहने लगता है कि अगर तुम्हें उस घर में कुछ भी घटना पेश आई तो तुम फटाफट से वहाँ से भाग निकलना। दूसरे दिन कार्तिक अपने असिस्टेंट के साथ उस भूत बंगले पर जाता है। घर को देखकर कार्तिक कहने लगता है कि अब कहानी लिखने में मजा आएगा। इस तरह से शाम होने के बाद ये दोनों कहानी लिखने के लिए बैठते हैं, लेकिन कार्तिक को कुछ भी आइडिया ही नहीं आता। उसी वक्त कार्तिक का एक फ्रेंड सतीश कार्तिक को कॉल करके कहने लगता है, अरे कार्तिक, मैंने सुना है कि तुमने एक बहुत बड़े बंगले को रेंट पर लिया। आज रात मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आना चाहते हैं यार, प्लीज एक कमरे को अरेंज कर दो ना। तो कार्तिक हाँ कहने पर सतीश अपनी जीएफ अनीता के साथ यहाँ पर टपक पड़ता है। बंगलों में आते ही पहली फुर्सत में ये दोनों कमरे में जाकर अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर भी देते हैं। इस तरफ कार्तिक के दिमाग में भी जबरदस्त आइडिया आने पर वो कहानी लिखना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर के बाद अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि तुम बाहर जाकर सिगरेट्स और वाटर बॉटल ला कर दो। इस तरफ कमरे में जब सतीश और अनीता अपने कार्यक्रम के बाद सो रहे होते हैं तो तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप ओपन होने लगता है। अनीता अपनी नींद से जागकर बाथरूम के पास जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सोचने लगती है कि शायद हवा की वजह से ओपन हुआ। इस तरह से दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेटने लगती है। उसी वक्त एक आत्मा अनीता का गला दबाने लगती है। अनीता जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, सतीश को बुलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बेचारा सतीश तो थक चुका होता है ना, गहरी नींद में होता है। अब अनीता की चीखने की आवाजें बाहर कार्तिक को सुनाई देने पर कार्तिक दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी सतीश भी अपनी नींद से जाग जाता है। सोचने लगता है कि ये कार्तिक दरवाजा क्यों खटखटा रहा है। अपने बगल में देखने पर अनीता अपने खुद का गला दबा रही होती है। ये देखने के बाद सतीश अनीता को होश में लाता है कि तुम अपना गला दबाकर क्यों चिल्ला रही हो, होश में आओ। सतीश दरवाजा ओपन करने पर कार्तिक कमरे में आकर अनीता से पूछने लगता है तो अनीता सारी चीजें बताने लगती है कि इस कमरे में कुछ है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। लेकिन कार्तिक अनीता को समझा बुझा लेता है। बाद में साइड में आकर उस बाबा को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि बाबा, मैंने जिस तरह से अपनी कहानी में लिखा था उसी तरह से अनीता के साथ हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। वो बाबा कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कार्तिक, वो घर बहुत ही डेंजरस है। अब तुम कुछ भी कहानी मत लिखो, सुबह होने के बाद फटाफट से उस घर से बाहर निकल जाओ। इस तरफ बेचारी अनीता को नींद ही नहीं आती, बिना सोए घबराते हुए ऐसे ही बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद कार्तिक का वो असिस्टेंट कार्तिक के पास आने पर कार्तिक कहने लगता है कि हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना होगा, आप फिलहाल जाकर सो जाओ तुम। इस तरह से कार्तिक जाने पर कार्तिक असिस्टेंट कार्तिक की लिखी हुई कहानी को पढ़ने लगता है। सोचने लगता है, अरे सर ने तो बहुत ही जबरदस्त कहानी लिखी, मैं इस कहानी को कंप्लीट करके सर को सरप्राइज कर दूंगा। इस तरह से कार्तिक का असिस्टेंट बाकी स्क्रिप्ट को लिखने लगता है। जिस तरह से लिख रहा होता है तो कमरे के अंदर अनीता के साथ वही घटनाएं पेश आने लगती है, जैसे अनीता की चादर खिसक जाना, कोई अनजान शक्ति अनीता के हाथ पर जकड़ के रखना। अनीता दोबारा चीखने चिल्लाने लगती है। तो इसकी आवाज़ सुनने के बाद कार्तिक और इसका असिस्टेंट अनीता के पास आते हैं। अनीता दोबारा यही बात कहने लगती है कि मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना है, मैं 1 सेकंड भी अब यहाँ पर नहीं रुकूंगी। कार्तिक कहने लगता है अरे अनीता, इतनी रात को तुम कहाँ पर जाओगी, अगर तुम्हें डर है तो हॉल में आकर सोफे पर सो जाओ, मैं भी वहाँ पर रहूंगा। सुबह होने के बाद पहली फुर्सत में चली जाना तुम, और हम भी यहाँ पर नहीं रुकने वाले। अब कार्तिक का असिस्टेंट कार्तिक को साइड में बुलाकर यही बात कहने लगता है कि अरे सर, अनीता ने जिस तरह से कहा उसी तरह की मैंने वो कहानी लिखी। ये सुनने के बाद कार्तिक अपने असिस्टेंट को डांटने लगता है कि तुम उस कहानी को कंटिन्यू क्यों किया, अब कुछ भी मत लिखो। तो कार्तिक का असिस्टेंट उस स्क्रिप्ट को डस्टबिन में फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद सतीश डस्टबिन में पड़ी हुई उस स्क्रिप्ट को निकालकर कहानी को पढ़ते हुए बाकी कहानी को लिखने लगता है। अब इसी दरमियान में कार्तिक का वो असिस्टेंट सतीश के पास आकर उस स्क्रिप्ट को देखकर शॉक में रह जाता है। कहने लगता है कि अरे सतीश, इस कहानी को कंटिन्यू मत करो। उसी वक्त हॉल में अनीता चीखने चिल्लाने लगती है। जब ये दोनों हॉल में जाते हैं तो कार्तिक अनीता के सर पे बार बार वार करके इसको मार देता है, और इसी तरह कार्तिक
इन दोनों को देखकर बहुत ही भयंकर की हंसी हंसने लगता है। प्रेजेंट डे पर वो बाबा अर्जुन को एक न्यूज़पेपर दिखाने लगता है। उसमें यही न्यूज़ होती है कि एक डायरेक्टर कार्तिक अपने फ्रेंड की जीएफ को मार दिया। उस घटना के बाद मैं उस घर को भूल ही गया, लेकिन आप दोनों ने मुझसे चैलेंज किया ना, इसीलिए मैंने उस घर के बारे में जिक्र किया। खैर बाद में अर्जुन और मेघा शिव कुमार के पास जाकर यही सारी चीजें सुनाने लगते हैं। शिव कुमार कहने लगता है कि मुझे लगता है कि उस घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया। आप मानो या ना मानो, ब्लैक मैजिक इज ए नेगेटिव एनर्जी। इसके पीछे एक छोटा सा साइंस भी है। कोई भी बड़ा तांत्रिक किसी भी बंदे को अपने वश में करके उससे अपने काम ले सकता है, लेकिन उस तांत्रिक के पास उस बंदे के रिलेटेड कुछ चीजें चाहिए, जैसे बाल या तो फिर उसका कतरा खून। पुराने जमाने में ऐसी विद्या अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में सिलसिला बदल गया। अगर कोई राजा दूसरे राज्यों को हराकर उसका राज्य अपने हाथों में लेता है और इसी तरह उस राज्य के काफी सारे लोगों को दावत पर बुलाकर खाने में कुछ मिलाने पर वो सारे लोग इसकी ही बातों को सुनने लगते हैं, ताकि इन द फ्यूचर वो लोग इसके विरुद्ध ना हो। बाद में अर्जुन शिव कुमार से पूछने लगता है, क्या हम लोग इस ब्लैक मैजिक को रिवर्स कर सकते हैं? शिव कुमार कहने लगता है, हाँ कर सकते हैं, अगर हमें ये बात पता चले कि इस ब्लैक मैजिक को किसने किया था और किसने करवाया था और किस लिए करवाया था। अर्जुन कहने लगता है कि मेरी पेशेंट दिव्या पर ऐसा ही एक ब्लैक मैजिक हुआ है, मैं उसको आपके पास ले आऊंगा। इस तरह से अर्जुन और मेघा दिव्या के पास जाकर दिव्या को समझा बुझाकर शिव कुमार के पास लाते हैं। सो बाद में शिव कुमार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस ब्लैक मैजिक के बारे में पता करने लगता है। दिव्या से कहने लगता है कि किसी ने तुम्हारे फैमिली के ऊपर एक बहुत ही डेंजरस ब्लैक मैजिक किया। एक भैंस को मार के उसके सर के साथ एक रिचुअल करके तुम्हारे उस घर में रखा है, और इस ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हारा सारा खानदान पीड़ित होगा। मतलब ब्लड रिलेशन जहाँ तक जाता है वो सारे लोग पीड़ित होंगे, और इसी तरह ये ब्लैक मैजिक तुम्हारे ही किसी फैमिली मेंबर ने किया। दिव्या कहने लगती है कि मैंने सुना है कि हमारे फैमिली के बीच और हमारी बड़ी माँ की फैमिली के बीच प्रॉपर्टी के बारे में झगड़े हुए थे। प्रॉपर्टी ना मिलने पर मेरी बड़ी माँ की फैमिली वाले कहीं पर चले गए, और उसी तरह मेरी बुआ की फैमिली भी किसी कार एक्सीडेंट में मारे गए। मेरी बुआ मरने के कुछ सालों के बाद ही मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई। ये सारी चीजें होने के बाद मेरी माँ उस घर को बदल दिया, शिफ्ट कर लिया। शिव कुमार कहने लगता है, तो फिर प्रॉपर्टी के लिए ही ये ब्लैक मैजिक को किया होगा। तो मुझे उनके रिलेटेड कुछ सामान ला कर दो, तो हम ये ब्लैक मैजिक रिवर्स कर सकते हैं। अपनी माँ के पास जाकर अपनी बड़ी माँ के बारे में पूछो, वो कहाँ पर रहते हैं, और उसी तरह उस भैंस के सर के बारे में भी पूछो कि वो तुम्हारे घर में कैसे आई। इसी ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हारा बेटा मर गया, क्योंकि वो भी तुम्हारा खून है ना। बाद में अर्जुन, मेघा, दिव्या के घर पर जाते हैं। दिव्या अपनी माँ से अपनी बुआ के बारे में पूछने लगती है कि बुआ की फैमिली वाले कैसे मरे। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अर्जुन दिव्या के नाना को हिप्नोटाइज करके इससे कुछ सच्चाइयाँ जानने की कोशिश करने लगता है। एक्चुअली दिव्या का नाना थोड़ा पैरालाइज हो चुका होता है। इस तरफ दिव्या की माँ लता दिव्या की बुआ दीपा के बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली दीपा स्टीफन नाम के एक क्रिश्चियन बंदे से प्यार करके उसके साथ शादी कर ली। दिव्या के फादर को इसके बारे में कोई भी एतराज नहीं था, वो बस दीपा की खुशी चाहता था। कुछ दिनों के बाद दीपा और स्टीफन की एक बेटी पैदा हुई। इन दोनों की लाइफ अच्छी खासी गुजर रही थी। कुछ सालों के बाद स्टीफन के अंदर काफी सारा बदलाव आ गया। वो जुआ खेलकर सारे गांव में कर्जा लिया। सारे कर्जे वाले दीपा के फादर के पास आकर अपना कर्जा मांगने लगे। इसी दरमियान में स्टीफन दिव्या के फादर के पास आकर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगा, झगड़ा करने लगा। जब दिव्या का फादर मना कर दिया तो स्टीफन बहुत दारू पीकर एक दिन दीपा और अपनी बेटी को ही मार दिया। दीपा मरने के कुछ सालों के बाद इसी सदमे की वजह से दिव्या का फादर भी मर जाता है। बाद में दिव्या लता से अपनी बड़ी माँ के बारे में पूछने लगती है कि बड़ी माँ ने प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा किया था ना। लता कहने लगती है, हाँ बेटा, जब मेरी बहन का पति भी कर्जा किया था तो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने के लिए घर पर आई, लेकिन पापा ने प्रॉपर्टी का हिस्सा देने से मना किया, तो वो झगड़ा करके कहीं पर चली गई। अब वो कहाँ पर रहती है मुझे भी नहीं पता। इस तरह से दिव्या को एल्बम्स दिखाने लगती है, मतलब दीपा की फोटो, स्टीफन की फोटो, लता की बहन की फोटो। तो इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद मेघा शॉक में रह जाती है। बिना इन लोगों को इन्फॉर्म किए फटाफट से वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद अर्जुन मेघा को कॉल करने लगता है, लेकिन मेघा अपना फोन पिक ही नहीं करती। दिव्या को कॉल करके कहने लगता है कि तुम अपने पुराने वाले घर पर आ जाओ। इस तरफ मेघा अपने घर में आकर फटाफट से अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ तुम अपने कपड़े शपड़े पैक कर लो, फटाफट से हमें यहाँ से निकलना होगा। मतलब यही पर हमको ये बात पता चलती है कि लता की बड़ी बहन और कोई नहीं मेघा की माँ होती है। मेघा अपनी माँ से कहने लगती है कि तुमने प्रॉपर्टी के लिए दिव्या की फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, अब वो ब्लैक मैजिक रिवर्स करने वाले हैं, हम मारे जाएंगे माँ, यहाँ से निकलना होगा हमें। दूसरी तरफ दिव्या अपने उस पुराने वाले घर पर आती है, वहाँ पर अर्जुन और वो टकला बाबाजी होता है। अर्जुन दिव्या को एक वीडियो दिखाने लगता है। मतलब जब अर्जुन दिव्या के घर पर गया था तो दिव्या के नाना को हिप्नोटाइज किया था ना, वही वीडियो रिकॉर्ड किया होता है अर्जुन ने। तो यहाँ पर कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। एक्चुअली दिव्या का नाना एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। बहुत साल होने के बावजूद भी लता को कोई भी संतान नहीं होती। अब इसी दरमियान में दीपा स्टीफन से शादी करके इन दोनों की एक बेटी भी पैदा होती है और इसी तरह दीपा एक और बार प्रेग्नेंट होती है। इनकी खुशी को देखकर लता बहुत दुखी होने लगती है कि इसको अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। एक दिन लता का हस्बैंड ये डिसाइड कर लेता है कि प्रॉपर्टी में का थोड़ा हिस्सा अपनी बहन को देगा, लेकिन ये बात लता को पसंद नहीं होती। एक दिन लता अपने फादर के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि मैं किसी भी तरह से दीपा की फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ। वो लोग बहुत ही खुश है, लेकिन मेरी अभी भी एक भी संतान नहीं। इसी बातों ही बातों में दीपा लता के फादर के पास आती है, कहने लगती है कि पापा जी आप जानते हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस बार मैं एक लड़का चाहती हूँ, इसके लिए कोई प्रोसेस है। अब लता का फादर इसी मौके का फायदा उठाकर दीपा से कहने लगता है हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हें लड़का हो सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पति के कुछ चीजें चाहिए, जैसे बाल वगैरह। मैं उनके साथ कुछ रिचुअल करूंगा, उसके बाद तुम्हें बेटा पैदा होगा। इस तरह से दीपा स्टीफन के बाल लाने पर लता का फादर एक भैंस के सर के साथ एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल करने लगता है। लता के फादर के कहने पर दीपा वो भैंस वाला सर अपने घर में लाकर रख देती है ताकि इससे इनको अच्छा हो। लेकिन इसके बाद दीपा और स्टीफन के बीच झगड़े स्टार्ट होने लगे। स्टीफन दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा। एक दिन स्टीफन बहुत दारू पीकर अपनी पत्नी दीपा को मार देता है और उसी तरह गलती से अपनी बेटी को भी मार देता है। बाद में स्टीफन रियलाइज होकर बिल्डिंग से नीचे गिरकर खुदकुशी कर लेता है। अब ये सारी चीजें लता चोरी चुपके देख रही होती है। उसी वक्त यहाँ पर लता का फादर भी आता है। दीपा मरने से पहले एक बच्ची को जन्म दिया होता है, इसी बच्ची को लता गोद लेती है, यही बच्ची होती है दिव्या। लता का फादर कहने लगता है कि ये बच्ची दीपा की बच्ची है, जिसका मतलब वो ब्लैक मैजिक का असर इस बच्ची पर भी होगा। लेकिन फिर भी लता इस दिव्या को गोद लेती है। सच जानने के बाद बेचारी दिव्या बहुत रोने लगती है। प्रेजेंट डे पर वो टकला बाबाजी उस भैंस वाले सर को जला देता है, मतलब इस ब्लैक मैजिक को रिवर्स कर देता है। बाद में ये लोग लता के पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले लता और उसका फादर बहुत ही भयंकर सी मौत मरते हैं। उसी वक्त यहाँ पर मेघा आती है, इन लोगों को समझाने लगती है कि मेरी माँ ने वो ब्लैक मैजिक नहीं किया। मतलब दिव्या को बता देती है कि लता की बड़ी बहन की बेटी है। अर्जुन कहने लगता है कि ये ब्लैक मैजिक का असर तो खानदानों तक चलेगा, मेघा भी लता की खानदान वाली है ना। उसी वक्त मेघा जोर जोर से हंसने लगती है, पागल हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक रिवर्स होने पर इसका असर मेघा और उसकी माँ पर भी होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।